ताज्जुब की बात है, 7 लड़कियां एक ही अखाड़े की, एक ही डिस्ट्रिक्ट रोहतक की अचानक एक साथ आ गईं और उन्होंने तमाम तरह के एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए और बड़े सीरियस एलिगेशन। अब जो पॉक्सो के अंदर ये जो जांच शुरू हुई तो उसमें पता लगा कि ये लड़की का तो जन्म रोहतक में हुआ था, बर्थ सर्टिफिकेट इसका दिल्ली में बना। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमसे गलती होगी, क्योंकि मामला तो रांची का था और रांची में वो प्रोग्राम के अंदर वो लड़की भी थी और हजारों आदमियों की मौजूदगी में हुआ तक, ऐसे में छेड़छाड़ कैसे हो सकते किसी लड़की, मेरी से समझ से तो बाहर की बात है। परंतु जब वो मामला उनको लगा कि मामला फंस सकता है तो उन्होंने एक लड़की का डेथ सर्टिफिकेट पंजाब से बनवा लिया। मैं आपको 64/16 एफआईआर है रोहतक की, वुमेन पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर दर्ज है। बाद में वो फिर एफआईआर कैंसिल कराएगी। क्यों कैंसिल कराएगी, क्या उसके पीछे उद्देश्य था, मैं आने वाले टाइम में उस बात का भी खुलासा करूंगा, क्योंकि अभी ये मामला दिल्ली में विचाराधीन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रांची का इंसिडेंट है वो दिल्ली में ट्रायल ही नहीं हो सकता उस केस का, तो वो तो जबरदस्ती यहां पर किसी दबाव बनाकर करा दिया गया। और मैं एक बात और आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर, नो, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर नहीं हुई है। पिटीशन गई थी, उसमें जो देश के सबसे बड़े वकील तुषार मेहता हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस को कहा कि इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने से अच्छा है कि आप इसमें 2 एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करके अदालत को बता दें। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है इन एफआईआर को दर्ज करने के पीछे, ये एक भ्रांति पैदा की जा रही है और जानबूझकर की जा रही है। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि वो जो लड़की थी जिसके बारे में बताया जा रहा है वो लड़की तो मर चुकी, पर जब गांव में पुलिस पहुंची, वहां पर हमारी एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसे पता लगा कि उस घर में तो केवल एक ही लड़की पैदा हुई थी, ये दूसरी लड़की कहां से पैदा हो गई। अब उनके चाचा भी खुलकर आ गए, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद है। हालांकि उसमें यही बताया था कि उनके परिवार में कुछ विरोध भी है, दोनों भाइयों में झगड़ा है, परंतु कहीं ना कहीं सच्चाई तो है तो और निकलकर वो चीज आ चुकी है, क्योंकि लड़की के 164 के स्टेटमेंट में वो अपने बयानों से मुकर चुकी है, जो कि अदालत के अंदर होते हैं और सर्वमान्य होते हैं। तो इसलिए ये सारा प्रकरण और उलझता चला गया। आज जैसा बताया गया कि अमित शाह जो गृह मंत्री साहब हैं, उनसे मिलने के बाद में साक्षी मलिक ने भी अपने बैक ट्रैक पर आ गई, वो भी अपना रेलवे की नौकरी में चले गई, क्योंकि मैंने भी इस मामले को लगातार चेज किया और मैंने भी इस देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कमिश्नर, एलजी, सबको, रेलवे मिनिस्टर, उनको रिक्वेस्ट की कि जो इनका मिसकंडक्ट है कम से कम इन पहलवानों के खिलाफ उसमें एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सरकारी बेनिफिट ले रखे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में ये लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन है, मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं केवल खेल के नाम पर। और आप कर क्या रहे हैं कि जब नया पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, आप वहां पर हंगामा कर बरपाने के लिए, उस प्रोग्राम को विफल करने के लिए आप वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 144 धारा लगी हुई है और ऐसा नहीं कि आप अनपढ़ नहीं है, आप विदेशों में रही हैं, आप बड़े बड़े ओलंपिक में प्रतियोगिताएं जीती हैं, आपको सब पता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इनके पीछे था। अब वो एक वो खाप पंचायत या पाप पंचायत, में तो उसको पाप पंचायत बोलता हूं, वो खाप वाप कुछ नहीं है। खाप का काम है अपनी बिरादरी के लिए, उनको उत्थान के लिए काम करना है, ना कि इस तरह के ड्रामे करने के, धरना प्रदर्शन करना कि पार्लियामेंट घेर लेंगे, कि दिल्ली को घेर लेंगे, चारों तरफ से ट्रैक्टर लेके आ जाएंगे, कभी हरिद्वार में हो रही है, कभी कुरुक्षेत्र में हो रही है। एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, देश को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। आने वाले टाइम में आप देखिए ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगे और ये एक्सपोज तो हो चुके हैं, इनको नंगा तो कर दिया इन्वेस्टिगेशन ने, सोशल मीडिया ने, आप जैसे मीडिया ने इनको एक्सपोज कर दिया है कि कहीं नहीं है, परंतु अभी बहुत सारी चीज बकाया हैं, क्योंकि अभी इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी जो मिसकंडक्ट हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कानून को तोड़ा गया है, वह देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ इन्होंने काम किया, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और बाई नेम मुकदमा है, उसमें ये अरेस्ट होंगे, इनका ट्रायल होगा, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद उसका निस्तारण केवल और केवल अदालत में होता है। पुलिस के पास कोई अख्तियारात नहीं, दिल्ली पुलिस के पास, कि इन मुकदमों को रख के बैठ सके लंबे टाइम तक। किस तरीके की कार्रवाई इन लोगों पे हो सकती है? अगर पॉक्सो एक्ट जिस तरीके से इन्होंने लड़की को बताया कि नाबालिग थी, आपने बताया कि लड़की नाबालिग नहीं थी, उसके बाद इन्होंने एफआईआर कराई, अगर सारा का सारा मामला झूठा निकलता है तो पहलवानों पे एफआईआर होगी, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो सबसे पहले पॉक्सो का मामला बिल्कुल अब तो एक्सपोज हो गया है कि झूठा था। अब इसके अंदर जो उसके पिता हैं उनके खिलाफ चीटिंग का मुकदमा बनता है 420, 468, 471 और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जो ये तमाम जो पहलवान
हंगामा कर रहे थे, पॉक्सो पॉक्सो, अरेस्ट करो शरण भूषण सिंह। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे नाम जरूर कॉमन भूषण है, परंतु वो कहाँ के रहने वाले हैं मैं उनसे कभी जिंदगी में मिला नहीं। परंतु जिस तरह से हंगामा बरपाया गया, उनको अरेस्ट करें बिल्कुल, यदि देश का कानून इजाजत देता है दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट करे, दूसरी एजेंसी उनको आकर अरेस्ट करें। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, ये जो घटक दल और ये जितने हंगामा करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज पहुंची थी, उन्होंने किसी ने सीबीआई की जांच की मांग नहीं की। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि ये मीडिया के सामने ऐसे चिल्लाते हैं इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए हर छोटी से छोटी घटना की, परंतु इस मामले में क्यों नहीं की गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। क्योंकि अब इनको सारी परतें इनकी खुलने लगी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी सीसीटीवी कॉल डिटेल्स निकालनी है, जो उनके फुटेज हैं सीसीटीवी फुटेज वो आएंगे, और तमाम जो बयान है लोगों के वो आएंगे। होटल्स जहां पर ये लड़कियां रही हैं, जहां पर एलिगेशन लगाए गए हैं, वहां पर जाया जाएगा, पूछा जाएगा। यहां तक कि ताज्जुब की बात है, जो विदेश के अंदर कहती हैं हमारे साथ मोलेस्टेशन हुआ, उसका मुकदमा जुडिशन आप इंडिया में दिल्ली में कैसे बना दोगे? कोई हिंदुस्तान की कोर्ट विदेशों में जो कोई अपराध हुआ है उसकी कॉग्निजेंस इंडिया में ले ही नहीं सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी से और आपके चैनल बता रहा हूं, तो ये जो सारा प्रकरण है ये बहुत उलझा हुआ है। अब चूंकि पहलवानों को लगा कि एक तरफ तो माया मिली ना तो नौकरी अब जा रही है, उधर से मेडल हमें गंगा जी में बहाने पड़ जाएंगे, क्योंकि हम कह चुके हैं हट गए तो थूक के चाटना पड़ेगा। तो इनकी पोजीशन थूक के चाटने जैसी है। आज साक्षी गई, आने वाले टाइम में देखना दूसरे विनेश फोगाट जितने भी पहलवान हैं, और पहलवान होना एक सर्टिफिकेट नहीं है कि आप बहुत अच्छे आदमी बन गए। आपको याद है दिल्ली के अंदर सुशील पहलवान अभी जेल के अंदर है, किस तरह के संगीन धाराओं के अंदर जेल में है। हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के बड़े बड़े चैंपियन, या तो जितने टोटल ओलंपिक्स में अभी यहां मेडल लाए उतने मेडल अकेले लाने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट इस चीज का है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी पे झूठा एलिगेशन लगा सकते हो। तो इसलिए आने वाले टाइम में और घटनाएं आएंगी, खुल के आएंगी, तमाम चार्जशीट आएंगी इनके खिलाफ, तमाम इन्वेस्टिगेशन आएंगी। और दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, जो धैर्य की हमारी पराकाष्ठा थी वो इन्होंने चेक की है। आपको याद होगा जंतर मंतर पर कोई धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां एसीपी पार्लियामेंट था और मुझे आदेश दिया गया था कि आज के बाद में यहां पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। ये इलीगल तरीके से बैठे थे, फिर भी इस देश की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने एक पहलवान मानते हुए, एक अच्छे लॉ अबाइडिंग सिटीजन मानते हुए इनको बैठना वहां अलाउड किया। अब क्यों नहीं बैठ जाते वहां पर? क्योंकि पहले भी कोई परमिशन नहीं थी। यदि सही मायने पूछा जाए तो दिल्ली पुलिस को इनको वायलेशन करने का एक मुकदमा और दर्ज करना चाहिए। तो अभी बहुत सारी चीज अभी आनी है, थोड़ा इंतजार करें, जरूर आएंगी और इसका जरूर हिसाब किताब होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के जो ताकतें हैं, इस तरह के जो विक्षिप्त लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम करते हैं, देश की बेइज्जती करते हैं, इनका हिसाब किताब जरूर लिया जाना चाहिए। सर आप तो एसीपी रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा पूरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाया गया कि भाई दिल्ली पुलिस दबाव में काम कर रही है, बृजभूषण सिंह माफिया है, उनसे दिल्ली पुलिस डर रही है, इसलिए हमारी एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। लेकिन आपने बता दिया कि एफआईआर दिल्ली पुलिस ने की थी। देखिए, दिल्ली पुलिस ना तो कभी डरी है। मैंने इस देश के जो दो बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, मैंने उनको थाना पार्लियामेंट में डिटेन किया हुआ है, कई घंटे डिटेन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस डर के दबाव के काम करती है। आप देखें, मनीष सिसोदिया तो इस देश के बहुत बड़े दिल्ली के मंत्री थे, वो जेल के अंदर बैठे हैं। सत्येंद्र जैन की आपने देखा कि क्या दुर्दशा हुई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जहां दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े लोगों को कटघरा दिखा दिया, तिहाड़ जेल की सैर करा दी है। और पुलिस के बारे में तो कहा था पुलिस कभी किसी की सगी नहीं होती। तो दिल्ली पुलिस ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और बड़े धैर्य के साथ में रेसलर आंदोलन को फेस किया है। ना उनके साथ कोई जाति हुई है, बल्कि हमारे आदमियों के साथ, दिल्ली पुलिस के आदमियों के साथ मारपीट हुई, उनके हमारी जो लड़कियां हैं उनके साथ मारपीट हुई, हमारे आदमी इंजर्ड हुए। उसके बावजूद भी हम पिटे भी और हम कराएं भी ना, अपनी बात भी ना रख सके, चूंकि वो डिसिप्लिन फोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आज रिटायर्ड हो चुका हूं, मैं अपनी बात रख सकता हूं, अपने दिल्ली पुलिस के साथियों की बात रख सकता हूं और पुरजोर तरीके से रखता रहूंगा और अपनी दिल्ली पुलिस के साथियों के साथ हूं। सर आपने तो काफी केस देखे होंगे, ऐसे अगर बात करें तो कितने मुकदमे सच्चे होते हैं और कितने झूठे होते हैं इस तरीके के जो पॉक्सो एक्ट लगता है? देखिए, मैंने शुरू में बताया कि पॉक्सो एक्ट लाया इसलिए था कि छोटी मजलूम बच्चियां हैं, उनको प्रोटेक्शन हो सके कानून में, परंतु आप मिसयूज कर रहे हैं, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। इस कानून पर लोग सवाल पैदा करेंगे। एक अच्छी भावना के साथ लाया गया कानून था, किस तरह से आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे मामले अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू, तमाम समाज के लोगों के थ्रू आ रहे हैं कि फला मामले के अंदर झूठी एफआईआर दर्ज की गई, जानबूझ के की गई, पर्पज कुछ और था, अल्टीरियर मोटिव से एफआईआर हुई है। तो बहुत सारे मुकदमे ऐसे निकल कर आ गए हैं। जैसे मैंने आपको हनी ट्रैप का मामला बताया, मी टू
टू कैंपेन बताया, रेसलर आंदोलन बताया। इस तरह बहुत सारे आपने देखा कि आजकल साइबर क्राइम हो रहा है, लोगों को जो है सेक्सटॉर्शन किया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं, पुलिस का डर दिखाया जा रहा है, यूट्यूब का चैनल दिखाया जा रहा है बैकग्राउंड में। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं धीरे धीरे सोशल मीडिया में आ रही हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग जान गए, समझ गए। और रेसलर आंदोलन तो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है कि किस तरह से ये जानबूझकर इंटेंशनली बार बार जंतर मंतर पर आना, एफआईआर होने के बावजूद भी वहाँ बैठना और इस तरह की एक डिमांड करना जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए संभव नहीं है कि जाके शशि भूषण को जो ब्रजभूषण है उनको रैम्पेंटली अरेस्ट करके जेल में डाल दें और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं, उसके बाद धरने पे बोलेंगे जी इनको कन्विक्शन भी कराए दिल्ली पुलिस, तब हम धरने पर हटेंगे। इसकी क्या गारंटी है? यदि पुलिस यदि आज ब्रजभूषण को अरेस्ट कर ले, ये अपने धरना खत्म कर दें, कल को बोलेंगे जब तक इनकी सजा नहीं होगी तब तक ये, चूंकि ये राजनीति का मामला बन चुका है, क्योंकि अब 2024 में फिर इलेक्शन आने हैं। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी यूपी में आंदोलन हुआ था, एक वो डकैत हैं, वो उन डकैतों की भी एंट्री हो चुकी है। दुर्भाग्य देखिए उन डकैतों की भी एंट्री हो चुकी है। आप ही के यहाँ के रहने वाले डकैत हैं वो, मैं तो उनको डकैत ही बोलता हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सिपाही थे, यहाँ तो नौकरी कर नहीं पाए। अब उन्होंने बहुत सारी डकैती डाल के बहुत सारी अथू संपदा बना ली है, बड़े बड़े आदमी हैं, टीवी चैनल पर रहते हैं, कैमरे की लाइट में रहते हैं। अब उनको खेती उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं की थी, उनसे पूछा जाए कि कितनी फसलें होती हैं तो शायद वो गांव की बात भी ना कर सकें, परंतु यहाँ आकर दिल्ली में आकर वो बड़े भारी चौधरी बन जाते हैं, पूरे देश के बड़े बड़े व्याख्याता बन जाते हैं। अपने इलाके में एमएलए काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहे, उनको शीशा दिखाई दे जाएगा। पिछले इलेक्शन में भी वो सोच रहे थे शायद यूपी का सीएम तो कम से कम मैं बन ही जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। हो सकता है इस बार प्राइम मिनिस्टर बनने की उनकी तमन्ना हो, वो भी जल्दी इस देश की जनता समझ गई है, उनको जान गई है, उसका जवाब मिलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई लोगों ने देश का नाम ऊंचा किया है, लेकिन जिस तरीके से आज इनके साथ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लग रहा है? देखिए उन्होंने अच्छा खेल खेले, इस देश के लिए मेडल लाए, हम सब के लिए सम्मान की बात है, परंतु आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अकेले अपने आप से इतने बड़े नहीं हो गए। इस देश ने ही उनको बड़ा किया, इनको विदेशों में पहुंचाया, लाखों करोड़ों रुपए इनकी ट्रेनिंग पर खर्च किए गए, इनके रहने, आवास, निवास, नौकरी दी गई, सम्मान दिया गया। परंतु आप सम्मान के जब हकदार ही ना रह जाओ, जब आप खुद अपने आप को गिराने पर आमादा हो जाओ तो उसको कोई उठा नहीं सकता। कोई कुएं में गिरना चाहे तो क्या उसको कोई रोक पाया है? अब ये कुएं में गिरने जैसी बात थी कि आप सम्मान हैं, आपकी बात सुनी जा रही है, उसमें सारी कमेटियां बनाई गई, पीटी उषा जैसी जो स्पोर्ट्स गर्ल थी वो भी आपके साथ आई, बहुत सारे लोग आपके साथ आए, परंतु आपने किस तरह से उनसे बदतमीजी की? क्योंकि आपकी निगाहें कहीं थी, निशाना कुछ और था, परंतु धीरे धीरे अब एक्सपोज हो चुका है। आने वाले टाइम में और परतें खुलेंगी, मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की राजनीति क्या थी।